बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आला अदलिया में गुज़िश्ता 10 साल से लड़ी जाने वाली जंग हार गई है। लेकिन बज़ाहिर तो वो ये जंग हारी है, लेकिन टेक्निकल तरीके से उन्होंने ये जंग हार के भी जीत ली है। खैबर पख्तूनख्वा की 19 जामियात के वाइस चांसलर्स की तकर्री का मामला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बज़ाहिर तो अदालत में हार गई है, लेकिन इसमें एक ऐसा टेक्निकल सुकम है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इसमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। जुलाई 2024 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 19 जामियात के वाइस चांसलर्स की तकर्री का अमल शुरू किया। तो जो निगरान दौर में वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए इश्तिहार जारी हुए, सर्च कमेटी ने नाम फाइनल किए, तकरीबन 19 जामियात के नाम उन्होंने फाइनल किए थे, वो वाइस चांसलर्स के उम्मीदवार अदालत चले गए। हाई कोर्ट ने इस मुतालिक 22 अगस्त को अपना फैसला दिया और उन्होंने कहा कि ये तमाम नाम जो कमेटी ने दिए हैं वो सीएम को भेजे जाएं, सीएम उनकी अप्रूवल दे। और जाहिर बात है एक्ट के मुताबिक उसके बाद वो नाम जाएंगे चांसलर के पास और चांसलर ने इसको अप्रूव करना है, और चांसलर थे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी और वो मामला चलता रहा। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक और तुर्क का पत्ता खेला और उन्होंने यूनिवर्सिटीज एक्ट में तरमीम करते हुए गवर्नर को बाहर कर दिया और वजीर आला को ही चांसलर बना दिया है। इस दौरान ये मामला चला और अब ये फैसला आया है अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, कि हुकूमत को ये कहा गया है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये कहा गया है, जो फैसला आया है, शॉर्ट ऑर्डर आया है, उसके मुताबिक एडवोकेट जनरल ने यह ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो अपनी दरखास्त उन्होंने अपील की है वो विड्रॉ करते हैं, लिहाजा वो अपील विड्रॉ होगी। और उसके साथ ही उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है, लिहाजा ये जो मामला है इसको खारिज किया जाता है। और पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके ऊपर 2 हफ्तों के अंदर जो उसका फैसला है उसको लेटर एंड स्पिरिट में उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। फैसला तो क्लियर है कि वज़ीर आला इसकी अप्रूवल देगा और फिर चांसलर उनकी तैनाती करेगा। चांसलर तैनाती करे या ना करे वो चांसलर की मर्जी है। तो टेक्निकली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये केस हार गई है। एडवोकेट जनरल साहब कहते हैं कि ये हम वापस नहीं ले सकते, शायद कोई मसला हुआ होगा, वापसी हम लोग नहीं कर सकते, फिर कैबिनेट ने अप्रूव करना है, लेकिन हम पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट करेंगे और फैसला ये है कि इसको आप वज़ीर आला के सामने टेबल कर दें, बाकी सीएम की मर्जी जो भी करे। अब मामला यह है कि पहला जो तरीकाकार था उसके तहत सीएम इन नामों को चांसलर को भेजता और चांसलर उन्हीं नामों के ऊपर फैसला करता, वो वीसी लग जाते। लेकिन अब तो चांसलर भी सीएम खुद है, तो लिहाजा वो जब इन नामों की अप्रूवल देना चाहेंगे तो देंगे, ना देना था तो ना देना चाहे। अदालत का फैसला है कि आप इन नामों को टेबल करें और इनकी चांसलर की तरफ अप्रूवल के लिए जाए, बाकी चांसलर की मर्जी उनको लगाए या ना लगाए। तो अदालत में तो केस हुकूमत हार गई है, लेकिन क्योंकि अब चांसलर उनका अपना ही बंदा है तो यहां पे वो ये केस टेक्निकली जीत गए हैं, क्योंकि उन्होंने जिनको चांसलर नहीं लगाना वो चांसलर नहीं लगेंगे। ये जो 19 नाम है, 19 यूनिवर्सिटियां हैं, उनके मुताबिक जो पहले नंबर पे नाम है बता देता हूं मैं आपको। एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए डॉक्टर ताहिर इरफान साहब हैं। गोमल यूनिवर्सिटी के लिए जफर इकबाल साहब हैं। खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी के लिए ताहिर खलीली साहब हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डी खान के लिए जफर अली साहब हैं। लकी मरवत के लिए औरंगजेब खान साहब हैं। हजारा यूनिवर्सिटी मानसेरा के लिए डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हैं। यूईटी मर्दान के लिए डॉक्टर गुल मोहम्मद खान साहब हैं। यूईटी स्वात के लिए जो अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी है डॉक्टर कैसर अली हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सवात के लिए दाऊद जान साहब हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शांगला के लिए सरदार खान साहब। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज सवात के लिए डॉक्टर शकीबुल्लाह साहब हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के डॉक्टर जौहर साहब हैं। यूईटी पेशावर के लिए डॉक्टर मोहम्मद सादिक साहब हैं। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के और डॉक्टर जमील अहमद साहब हैं। बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसद्दा के लिए ज़हूरुल हक साहब हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोहाट यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्टर सफर इलियास साहब हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनू के लिए सैयद जफर इलियास साहब, डॉक्टर जानजेब साहब सॉरी, और बनू के लिए डॉक्टर जानजेब साहब हैं। और सवाबी की वुमेन यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्टर गजाला यास्मीन साहिबा हैं। तो इन वीसीज का केस ये लोग तो जीत गए हैं, लेकिन हुकूमत ने क्योंकि चांसलर चेंज कर दिया है, लिहाजा टेक्निकली हुकूमत को ये शिकस्त नहीं हुई है, बल्कि हुकूमत को ये फायदा हुआ है कि उन्हीं की मर्जी होगी, रिजेक्ट कर देंगे और दोबारा मामला शुरू से चलेगा। फिर देखना यह है कि ये लोग दोबारा अदालत जाते हैं या रिजेक्शन पे काम होता है या कुछ बीच का रास्ता निकलता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनके अंदर पैसा कहां कहां जा रहा है और किस तरह खर्च हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन 186 खुद मुख्तार इदारे हैं और इन खुद मुख्तार इदारों के फंड्स का इस्तेमाल
हुकूमत के हाथ में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 186 खुद मुख्तार इदारों को सालाना तकरीबन 40 अरब रुपए से जायद फंड देती है। इन 40 अरब रुपयों में से 70% ऐसा फंड है जिसकी निगरानी इंतहाई कमजोर है और इसकी निशानदही महकमा खजाना ने की है कि हम उनकी निगरानी नहीं कर सकते। 186 में से 128 ऐसे इदारे हैं जिनके ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग कोड नहीं है, डीडीओ कोड नहीं है, लिहाजा महकमा खजाना उनकी बराह रास्त निगरानी नहीं कर सकता। सिर्फ 58 के कोर्स मौजूद हैं। इनमें एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट का एक ही खुद मुख्तार इदारा है, उसका भी कोड नहीं है। एनर्जी एंड पावर के तीनों इदारों का नहीं है। फाइनेंस के 3 में से 1 का नहीं है, 2 का है। इंडस्ट्री में 9 में से 7 का कोई कोड नहीं है या उसकी बराह रास्त निगरानी नहीं हो पाती है। बल्दियात के 20 में से 12 ऐसे हैं कि वो बराह रास्त निगरानी से बाहर हैं। ट्रांस पेशावर या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 3 में से 2, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के 53 में से 46 यानी सिर्फ 6 ठीक हैं, 47 के ऊपर उनका कंट्रोल बराह रास्त नहीं है। हायर एजुकेशन के 36 के 36 नॉर्मली यूनिवर्सिटीज ही हैं, वो बराह रास्त निगरानी से बाहर हैं। हेल्थ की 38 में से सिर्फ 4 यानी उनकी 34 जो है वो फिर भी कंट्रोल में है, 4 कंट्रोल में नहीं है। लेबर के चारों, कल्चर एंड टूरिज्म, म्यूजियम एंड आर्कियोलॉजी के 4 इदारे, फॉरेस्ट के 2 में से 1, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का एक ही इदारा है पख्तूनख्वा अथॉरिटी, वो कंट्रोल्ड है, उसका डीडीओ कोड मौजूद है। साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी केपीआईटी बोर्ड है, वो भी वाज़ेह तौर पे क्लियर है। लॉ डिपार्टमेंट का एक इदारा है, वो भी कंट्रोल से बाहर है। हाउसिंग का एक इदारा है, अथॉरिटी जो है वो भी इससे बाहर है। एस्टैब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के 3 इदारे हैं, उनमें से 2 का ये कोड नहीं है। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का 2 में से 1 और लाइफ स्टॉक, फिशरीज एंड कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का इनका एक ही इदारा है जो ऑटोनोमस है, वो भी कंट्रोल में नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये 40 अरब रुपए इनको मिलते हैं, हम उनकी बराह रास्त निगरानी नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए हमने 2019 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट कायम किया था, लेकिन वो यूनिट भी उस तरह से फाल किरदार अदा नहीं कर सका है। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस उसकी इंतहाई कमजोर है। रेवेन्यू जनरेशन जो है वो भी ये इदारे खुद से नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ऊपर बोझ बने हुए हैं। हमें उनके फंड्स की निगरानी भी वैसे नहीं होती कि हमें बराह रास्त मिले। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो बेहतर करने के लिए जरूरी है कि इन इदारों को जो रकम मिलती है उसका बराह रास्त निगरानी भी हो सके, उसका हमारे पास कंट्रोल हो। ये हमें जो कहते हैं हमें वो मानना पड़ता है। 1 लाइनर बजट हम देते हैं, ग्रांट एंड एड के नाम से देते हैं, और फिर वो जहां उनका दिल करता है वो ग्रांट इस्तेमाल करते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के 40 अरब रुपयों में से 70% ऐसी रकम है जिनकी बराह रास्त महकमा खजाना निगरानी नहीं कर सकता।